दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में जो मनोविज्ञान के नोट्स हैं और जो कि मैंने एक अच्छा कलेक्शन किया, उन्हीं मनोविज्ञान के नोट्सों को मैं आपके सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ यूट्यूब के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो नोट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी मैंने कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो इन नोट्स ने मेरे लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। एंड आई होप आप लोग यदि पढ़ेंगे तो आप लोग भी सफल होने में, आपकी सफलता में इन नोट्स का बहुत योगदान होगा। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है हम आज का हमारा पहला लेक्चर। मनोविज्ञान एक परिचय, एक हेडिंग है हमारा। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। चूंकि यह एक स्वतंत्र विषय नहीं था, इसलिए इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए विद्वानों द्वारा परिभाषित किया जाने लगा। दोस्तों, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं हुआ करता था, क्योंकि यह दर्शन शास्त्र जो एक विषय चला करता था, उसकी एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के साथ ही किया जाता था। परंतु लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए और उस समय जो कुछ यूनानी दार्शनिक थे, जैसे अरस्तु हुए, सुकरात हुए, इन्होंने इसे अलग करने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य जो नाम है वो अरस्तु का आता है। अरस्तु, जिनका कि जीवन काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है, जो कि यूनान के रहने वाले हैं और बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक भी हुए। उनके द्वारा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र विषय बनाने का सफल प्रयास किया गया। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है और प्रश्न भी बनता है कि मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान के पिता किसे माना जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर अरस्तु ही आएगा। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों, जब हम इस मनोविज्ञान शब्द कैसे बनता है, तो सिंपली हम इसको मन प्लस विज्ञान से मनोविज्ञान बनता है। परंतु जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो गैरेट महोदय है, गैरेट महोदय के अनुसार मनोविज्ञान का शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द, वह साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, जिसे हम यूनानी भाषा भी बोलते हैं, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी और लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर हुई मानते हैं, जिसमें साइकी शब्द का संबंध अंग्रेजी भाषा के सोल अर्थात आत्मा व लोगोस का संबंध साइंस या स्टडी अर्थात विज्ञान या अध्ययन से है। अतः प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। इसी के आधार पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। परंतु आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा इटली के मनोवैज्ञानिकों द्वारा अमान्य कर दी गई। अर्थात इटली के कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने आत्मा का मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान को नहीं माना। क्यों? क्योंकि आत्मा शब्द को जब डिफाइन करने के लिए कहा गया, तो ना तो आत्मा का कोई स्वरूप होता है, और जब आत्मा का स्वरूप नहीं होता है तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता है। तत्पश्चात जब आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई, तो इटली के ही मनोवैज्ञानिक, जिनमें पंपोनोजी, पेस्टोलॉजी, जे.एस. रोस या पंपोनोजी, जिन्होंने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा।
परंतु दोस्तों, जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं किया जा सका, उसी भांति मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन व मस्तिष्क का जो स्पष्ट प्रमाण है नहीं दिया गया कि मन का स्वरूप कैसा होता है, मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान कैसे हो सकता है। तो जब इनके प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए तो यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। तत्पश्चात 19वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट, उनके शिष्य टीचनर, जेम्स सली, वाइम्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यवहारवादियों द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान कहा गया। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान को जब आत्मा का विज्ञान ना माना, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान ना माना या चेतना का विज्ञान भी ना माना, तो फिर जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुए और अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें हम व्यवहारवादी के रूप में जानते हैं, जैसे वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, क्लार्क हल है, मैकडूगल है, ये कुछ ऐसे व्यवहारवादी हुए जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया, जिसमें विलियम मैकडूगल, वॉटसन, वुडवर्थ सभी का योगदान अविश्वसनीय और अविस्मरणीय है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द के संबंध में लिखा कि चेतना शब्द बहुत बुरा शब्द है, अर्थात इन्होंने चेतना शब्द की भर्त्सना कहें या फिर निंदा कहें की, अर्थात व्यवहारवादियों ने चेतना का विज्ञान भी अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार व मानसिक क्रियाओं का विज्ञान मानते हैं। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक तथा स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है कि वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, वहीं स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी या मौलिक व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने एग्ज़ाम में आता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो विलियम मैकडूगल हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। अब मनोविज्ञान के सामान्य परिचय के बाद में हमने पता किया कि जो मनोविज्ञान है वो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। कई लोग इसे व्यवहार का तथा मानसिक क्रियाओं का विज्ञान भी कहते हैं। हम जब बात करते हैं कि मनोविज्ञान की जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, आपको यहाँ मैं गारंटी देता हूँ 100%, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे रिट के एग्जाम की, इसमें से एक प्रश्न हमेशा आता है। तो दोस्तों, विलियम वुंट जो है, विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसलिए वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कब की गई? 1879 में। और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले कौन थे? विलियम वुंट। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट। तो इस लाइन में कई सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, आप आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि इसी समय मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से विज्ञान बनकर सामने आया और लिपजिंग जो विश्वविद्यालय है, अर्थात लिपजिंग शहर में जो स्थित विश्वविद्यालय है,
उसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी के द्वारा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया गया। ये ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई, जबकि जो मनोविज्ञान है उसका वैज्ञानिकीकरण पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ जाता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका में मनोविज्ञान की क्या स्थिति रही। दोस्तों, अमेरिका में मनोविज्ञान की नींव विलियम जेम्स ने रखी। विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसे 1890 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के माध्यम से सेल्फ कॉन्सेप्ट और हैबिट, इन दो शब्दों की अवधारणा स्पष्ट की गई, अर्थात इनको परिभाषित किया गया। ध्यान देना दोस्तों, अब तक 2 प्रश्न आ चुके हैं पुस्तकों से संबंधित। मैकडूगल की पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। वहीं जब हम मनोविज्ञान के नामकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो 1590 ईस्वी में प्रकाशित रुडोल्फ गैकले की मनोविज्ञान की जो पुस्तक है, जिसका नाम है इंग्लिश में बोले तो साइकोलॉजिया और हिंदी में उसका नाम मनोविज्ञान है, और यह इसे मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है। अर्थात मनोविज्ञान का नामकरण सबसे पहले रुडोल्फ गैकले के द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। तत्पश्चात हम बात करते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का क्या इतिहास रहा। तो दोस्तों, भारत में जो मनोविज्ञान का आगमन है वह 1905 ईस्वी में माना जाता है। कहा जाता है कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम बार जो मनोविज्ञान है इसके दर्शन हमें हुए। वहाँ पर भारत के प्रथम मनोचिकित्सक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जो कि प्रयोक्ता पद पर नियुक्त थे, उनके द्वारा मनोविज्ञान का जो प्रवेश है भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय से माना जाता है। भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना सन 1916 ईस्वी में प्रोफेसर S.N. सेन गुप्ता व प्रोफेसर उमा चौधरी ने ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में की थी। ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विश्व में लिपजिंग शहर में, जबकि भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और प्रोफेसर S.N. दास गुप्ता को भारतीय मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब ये तो थी सामान्य परिचय के तौर पे हम जब बात करें मनोविज्ञान की, परंतु जब हम बात करें मनोविज्ञान की परिभाषाओं की, तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि इन परिभाषाओं से जुड़े हुए प्रश्न फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिल जाता है। तो ये परिभाषाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहली परिभाषा जो वुडवर्थ ने कही कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रश्न सीधी सी परिभाषा देकर भी पूछा जा सकता है। प्रश्न एक और तरीके से पूछा गया है, मैंने भी देखा है एग्जाम में, कि मनोविज्ञान को ऐतिहासिक रूप से किसने परिभाषित किया? वुडवर्थ ने। उसके बाद मैकडूगल की जो परिभाषा है एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। तत्पश्चात वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वॉटसन ही कहते हैं, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहूँ। स्किनर कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। जबकि क्रो कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, क्रो के द्वारा कहा गया, और ये प्रश्न हजारों बार पूछा जा चुका है। जेम्स ड्रेवर, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो
तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो कुछ 8 महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपके सामने रखी है, ये लगभग हर एग्जाम में आती रहती है। एक बार फिर से हम याद कर सकते हैं। वुडवर्थ ने ऐतिहासिक परिभाषा दी, मैकडूगल आचरण एवं व्यवहार, वॉटसन शुद्ध विज्ञान, वॉटसन एक बालक मुझे दे दो, स्किनर व्यवहार और अनुभव, क्रो एंड क्रो मानव व्यवहार मानव संबंध, क्रो एंड क्रो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, जेम्स ड्रेवर शुद्ध विधायक विज्ञान है। इस प्रकार से दोस्तों जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की जो कुछ नोट्स हैं, सामान्य परिचय जो इसे हमने नाम दिया है, वो आज हमने आपके सामने रखा। आने वाले लेक्चर में हम आपको मनोविज्ञान की शाखाएं, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या उसकी विशेषता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप कंपटीशन में सेलेक्ट होना चाहते हो, यदि आप सर्विस लगना चाहते हो, यदि आप टीचर बनना चाहते हो, तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई करंट नहीं होता है। यह दोस्तों हर एग्ज़ाम में आती है। रीट में 30 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में 30 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड में 20 क्वेश्चन आते हैं, और लगभग क्वेश्चंस वहीं उन्हीं टॉपिकों में से जुड़े हुए होते हैं। जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है, पुराने पेपर उठा करके देख लीजिए दोस्तों, आपको कई सारे प्रश्न इन नोट्स में से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।